नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारी आज की कहानी का नाम है जीने का हक। इस प्यारी सी सुविचार लिए हुए और प्रेरणास्पद कहानी के रचनाकार का नाम अनजान है। तो हम हमारे कथाकार को हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोमल जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद से 3 वर्ष पहले ही रिटायर हुई थी और सुख से अपने पति के साथ जीवन गुजार रही थी। लेकिन महामारी ने उनके पति को अपने आगोश में ले लिया। जीवन साथी के चले जाने से कोमल जी अंदर तक टूट गई। फिर बेटा बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई में आ गई। उनका जीवन यहाँ आकर एकदम बदल सा गया। पति का साथ तो छूट ही चुका था, लेकिन साथ साथ उनके 40 वर्षों की बसी बसाई गृहस्थी भी छूट गई। और छूट गया वह आस पड़ोस भी, जो हर समय दुख सुख में उनके साथ रहता था। महानगर में पार्क के बेंच पर चुपचाप उदास भाव से बैठी कोमल जी ऐसे ही विचारों में खोसी गई थी। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने के लिए आए थे, तो कुछ योगा कर रहे थे, तो कहीं कुछ बुजुर्ग बैठे हुए अपना अपना जमाना याद कर रहे थे। लेकिन कोमल जी तो अपनी ही दुनिया में विचर रही थी। तभी अचानक एक आवाज ने उनकी तंद्रा भंग की। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कोमल जी ने देखा कि लगभग 65-70 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी पास वाले बेंच पर बैठते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कह रहे थे। ना चाहते हुए भी कोमल जी बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान शहर में पहली बार किसी ने उनसे बात की थी। बोतल से पानी पीते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरा नाम मदन लाल है। मैं यहीं पास वाले बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान जान पड़ती हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़िए। चलने का नाम ही जिंदगी है। ऐसा कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से अपनी सैर करने के लिए निकल गए। और कोमल जी उनके जाने के बाद मन ही मन बोली, जिनकी जिंदगी में दुख ही ना हो, उन्हें तो जिंदगी खूबसूरत ही लगेगी ना। ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या बीत रही है, यह तो हम ही जानते हैं। अब कोमल जी हर रोज पार्क में आने लगी और लगभग हर रोज ही मदन लाल जी से नमस्ते राम राम हो जाती। एक दिन मदन लाल जी ने पूछा कि क्या आप कहीं बाहर से आई है। तो कोमल जी बोली, जी दरअसल पहले हम लोग कानपुर में रहते थे। बेटा बहू यहाँ नौकरी करते हैं ना। महामारी के कारण मेरे पोते के स्कूल बंद है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए बेटा बहू मुझे यहाँ ले आए। पति के देहांत के बाद मैं कानपुर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरी बेटी का ससुराल भी यहाँ मुंबई में ही है। कभी कभार बेटी से भी मिलना हो जाएगा, यही सोचकर मैं यहाँ आ गई। तब मदन लाल जी बोले, मुंबई शहर में आपका स्वागत है। चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में बुजुर्ग लोगों का एक अपना ग्रुप बना हुआ है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल होते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, कभी भजन गाते हैं, तो कभी पुराने गाने भी गुनगुना लेते हैं, कभी कभी किसी के जन्मदिन भी मना लेते हैं और त्योहारों को भी मना लेते हैं सादगी से। उनकी बात सुनकर कोमल जी को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। तो मदन लाल जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और उस ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी, तो किसी को कोई। लेकिन कोमल जी ये देखकर हैरान थी कि सभी लोग बड़े जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर कोमल जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज सुबह और शाम को वह सब लोगों के साथ अपना समय बिताने लगी। अक्सर कोमल जी अपनी बेटी को फोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बातें किया करती थी। माँ के हम उम्र लोगों के साथ मेलजोल की बात सुनकर उनकी बेटी बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो अब माँ को अकेलापन नहीं खलेगा। माँ के हम उम्र लोग मिल गए उसे। एक दिन कोमल जी ने नोटिस किया कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े थे, परंतु सभी लोग चुस्त दुरुस्त थे और अपने आप को अप टू डेट रखते थे। जब घर आकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा, तो उन्हें लगा कि समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया है।
यह सोचकर वह बाजार से हेयर कलर खरीद कर लाई और अपने बालों को कलर कर लिया। फिर अलमारी खोली और पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराती हुई खुद से ही बोली, ये हुई ना बात। शाम के समय जैसे वह पार्क जाने के लिए बाहर निकलने लगी, उसी समय उनकी बहू की नजर उन पर पड़ी। देखकर बहू का मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, यह सब क्या है माँ जी? उसने झट से अपने पति अमित को अभी आवाज लगाई, अमित इधर आइए, देखिए तो जरा, आखिर हो क्या गया है तुम्हारी माँ को? यह क्या सजने संवरने की उम्र है माँ जी? जैसे बेटे ने उनकी ओर देखा तो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी यह सब बनने की आपकी उम्र नहीं है और अब तो पापा भी नहीं रहे। बेटे बहू का व्यवहार देखकर कोमल जी का दिल टूट सा गया और वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। अब उनका पार्क जाने का मन ही नहीं हुआ। सोचने लगी कि अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने। आज तक मैंने तो कभी बहू को किसी बात के लिए नहीं टोका। अपनी मर्जी से पहनती है, खाती है, बाहर आती जाती है। पर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है, बड़े शहरों में लोग मॉडर्न हैं। आज मैंने थोड़ा सा खुद के बारे में सोचा तो मेरा ऐसा मजाक बनाया। उनकी आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फोन आने लगे। उसी समय कोमल जी खड़ी हुई और खुद से बोली, नहीं, मेरी जिंदगी में अपने मुताबिक जीऊंगी। ऐसा कहते हुए वे पार्क चली गई। अब कोमल जी अपने लिए जीने लगी थी। उनकी पेंशन से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिसे आज तक तो वह अपने बेटा बहू को ही देती चली आई थी। लेकिन इस महीने उस पैसे को उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में भी उनकी बहुत सी सहेलियां बन गई थी, जिनके साथ बाजार जाकर वह अपने लिए मनपसंद कपड़े और कुछ वस्तुएं खरीद कर ले आई। लेकिन बहू को यह सब खटकता रहता और अपने पति के कान भरने का उसे मौका मिल गया। कहने लगी, आप माँ जी को रोकते क्यों नहीं? कितना फालतू का खर्च करने लगी है। हमारे हाथ में तो एक पैसा भी देना बंद कर दिया उनने। इस महीने तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। उनके आने से हमारा खर्चा और बढ़ गया। पत्नी की बातों में आकर कोमल जी का बेटा अमित उनके पास आया और कहने लगा, माँ, इस बार अपने पेंशन के पैसे नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? उसकी बात सुनकर कोमल जी हैरान रह गई। तभी उनकी बहू बोली, अरे इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची क्या अच्छी बात है माँ? पार्क क्या जाने लगी, अब तो आजाद पंछी की तरह हो गई। उसी समय कोमल जी बोली, बहू, मैंने तो तुम लोगों को पूरी आजादी दे रखी थी। अब तुम मेरी आजादी तय नहीं कर सकते। मैं जो करूंगी अपनी मर्जी से ही करूंगी। उनकी आवाज सुनकर बेटा बहू चुप हो गए। कोमल जी पाक कला में निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर गाजर का हलवा बनाया तो अपने ग्रुप के सदस्यों के लिए भी पार्क में लेकर चली गई और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन मदन लाल जी ने लेने से मना कर दिया। तो कोमल जी ने पूछा, क्या आपको गाजर का हलवा पसंद नहीं है? मदन लाल जी कहने लगे, गाजर का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इसलिए मैं बाहर का मीठा गाजर का हलवा नहीं खा सकता हूँ और घर पर बनाना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने गाजर का हलवा खाना ही छोड़ दिया। तब कोमल जी बोली, तो क्या आपके घर पर कोई नहीं है? इस पर मदन लाल जी कुछ बोल नहीं पाए। आंखों से दो आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए और चुपचाप वे घर की ओर चले गए। 2 दिन बीत चुके थे लेकिन मदन लाल जी पार्क में नहीं आए थे। ग्रुप के सदस्यों से कोमल जी ने पूछा तो पता चला कि वो तो फोन भी नहीं उठा रहे। कोमल जी को मन ही मन उनकी चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। जैसे ही घर जाने के लिए वो पार्क से निकली तो उनके कदम अपने आप ही मदन लाल जी के घर की ओर मुड़ गए। गार्ड से उनके फ्लैट का नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर जाकर बेल बजाई। मदन लाल जी ने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी कोमल जी को देखा तो वे चौंक गए और फिर उन्हें अंदर बुलाया। उनकी ऐसी हालत देखकर कोमल जी हैरान रह गई और बोली, आपकी इतनी तबीयत खराब है लेकिन घर पर आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है? तो मदन लाल जी कहने लगे, दरअसल मैं अकेले ही रहता हूँ। यह बात सुनकर कोमल जी को बड़ी बेचैनी हुई कि इतना जिंदा दिल इंसान और बिल्कुल अकेला।
और जब वह बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। फिर कोमल जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फोन करके उनके घर पे बुला लिया। मदन लाल जी ने तो बहुत मना किया, लेकिन कोमल जी बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया उसे मैं अकेले कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ सकती हूँ? थोड़ी देर में लोगों की मदद से कोमल जी मदन लाल जी को डॉक्टर के पास ले गई। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की हिदायत दी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी। कोमल जी सहित ग्रुप की दो अन्य महिला सदस्यों ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ले ली। समय समय पर कोमल जी उन्हें दवाई लेने की भी हिदायत देती रहती थी। कुछ ही दिनों में मदन लाल जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन कोमल जी ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या आपका इस दुनिया में कोई है ही नहीं? आज कोमल जी की बात को मदन लाल जी टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्ने एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वो भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर घर लाया था। कितने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने। पता है कोमल जी, शादी के 10 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफी समय तक डॉक्टरी इलाज करवाया तो उसके बाद आई खुशखबरी और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बड़े खुश थे, लेकिन वह खुशियां शायद भगवान को मंजूर ना थी। अभी बेटा 5 साल का ही हुआ था कि एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जीवन संगिनी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। बोलते बोलते मदनलाल जी का गला रूंधने लगा था। रिश्तेदारों ने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह तो दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। माँ और बाप दोनों का प्यार मैंने अकेले ही उसे दिया, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं आने दी उसके लिए। लेकिन देखिए बेटे ने क्या किया। 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रहे हैं, ये कहकर बेटा बहू निकले थे। बाद में पता चला कि जिस मकान में हम लोग रहते थे, बेटे ने वह मकान अमेरिका जाने के पहले ही बेच दिया था और खरीदारों को बोलकर गया था कि 2 महीने बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा बहू फिर कभी लौट कर नहीं आए। मदन लाल जी की आंखों की कोरे भीग रही थी, उनका गला रूंधे जा रहा था। वे रूंधे गले से कहने लगे, अगर मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा एफडी में ना रखा होता ना, तो मैं सड़क पर आ गया होता। उसी पैसे से मैंने ये 2 कमरों का मकान खरीदा और यहाँ रहने लगा। कहते कहते मदन लाल जी की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। कोमल जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अरे आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और अब आप ही ये बात भूल गए। उन दोनों को एक दूसरे में एक ऐसा दोस्त दिखाई देता था जिसके साथ वे दोनों अपना सुख दुख बांट सकते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन कोमल जी पार्क गई तो देखकर हैरान रह गई कि ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगवाया हुआ था। जैसे ही कोमल जी वहां तक पहुंची तो सब लोग जोर से चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो कोमल जी। कोमल जी को खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। केक काटकर सभी ने मोबाइल में तस्वीरें ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी कोमल जी को तोहफे में भी दी। फिर कोमल जी ने पूछा, लेकिन आप सबको पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तब मदन लाल जी ने राज खोला, अरे सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है। जन्मदिन मनाकर कोमल जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नजर उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे कितनी खूबसूरत साड़ी है, तुम मेरे लिए लाए हो क्या अमित? थैंक यू सो मच। तभी अमित चौंक कर देखने लगा, फिर बोला, नहीं, मैं तो नहीं लेकर आया। तभी कोमल जी फ्रेश होकर आई और बोली, ये साड़ी मेरी है बहू। फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इसका क्या करेंगी? ये साड़ी मैं ही ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साड़ी उठाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो कोमल जी ने वह साड़ी उठाते हुए कहा, नहीं बहू, यह साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू तब अपनी सास का मुंह देखते रह गई।
तब कोमल जी वो कहने लगी, दरअसल आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे तोहफे के तौर पर दी है। यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों हैरान रह गए। बोले, आपका जन्मदिन था आज? आपका जन्मदिन था आज? ऐसा कहते हुए दोनों का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ, आप अपना जन्मदिन मनाते नहीं हो ना, इसलिए हमें याद नहीं रहा। उसी समय कोमल जी पुराने समय की यादों में खो गई, जब अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर वह पूरा पूरा दिन रसोई में खड़े होकर उनकी पसंद के पकवान बनाती और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी देती थी। लेकिन फिर सोचने लगी कि समय समय की बात है, जब बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त है तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सास में यह परिवर्तन जरा भी रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब कोमल जी पार्क गई तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाना भूल गई। उस दिन बहू और बेटा घर जल्दी आ गए थे। बहू की नज़र सासू माँ के मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगी। लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर हैं तो वह दंग रह गई और अमित को बुलाकर मदन लाल जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी। अब तो बेटे को भी माँ में खोट दिखाई देने लगी। बस फिर क्या था, जैसे ही कोमल जी घर लौटी तो बेटा बहू दोनों तो जैसे तैयारी बैठे थे, खूब गुस्सा होकर बैठे थे उन पर बरसने के लिए। अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वह उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। सुनकर कोमल जी स्तब्ध रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए तुमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, जिनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। लेकिन मैंने तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? कोमल जी के मुंह से दो टूक जवाब सुनकर उनकी बहू के पास शब्द ही नहीं बचे और पैर पटकती हुई वो अपने कमरे में चली गई, मुंह फुला के। अगले दिन बेटा बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही कोमल जी पोते के लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने की वजह से उनका पैर फिसल गया और वह धम्म से जमीन पर गिर गई। उनकी बाजू में गंभीर चोट आई, कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था, बिल्कुल असहनीय दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत ही फोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल बताया और उन्हें जल्दी आने को कहा। डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि उनके बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने बाजू पर प्लास्टर चढ़ा दिया और दवाइयाँ देकर शाम तक उन्हें घर भी भेज दिया। लेकिन अब उनका पार्क जाना छूट गया, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा सूना सा लगता। मदन लाल जी उन्हें फोन करते या मैसेज करते तो वह किसी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि चुपचाप लेटी लेटी आंसू बहाया करती। काम वाली बाई खाना पकाकर रख जाती थी और बेटा बहू रोजाना अपने काम पर चले जाते थे। दोनों में से किसी ने भी एक दिन की भी छुट्टी लेना जरूरी नहीं समझा था। कोमल जी को उठने बैठने में भी बड़ा कष्ट होता था, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता था। एक दिन ग्रुप के सारे बुजुर्ग सदस्य उनके घर पर आ गए। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के हाथ में गेट वेल सून के कार्ड थे। कोई समोसे लेकर आया था तो कोई जलेबियां। उन्हें देखकर बिस्तर पर पड़ी हुई कोमल जी को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें बहुत दिनों से बिछड़े हुए उनके कोई अपने मिल गए हो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हंसी मजाक करते हुए सबने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। हंसते बतियाते 1 घंटा बीत गया। अब कोमल जी को चिंता होने लगी थी, क्योंकि उनके बेटे और बहू के आने का वक्त हो रहा था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और बेटा और बहू अंदर आ गए। अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। सब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, ये मेरा घर है या धर्मशाला? जिसे देखो मुंह उठाए चले आता है। और माँ जी आप हमारे सामने तो बड़ा दर्द का नाटक करती है और हमारी पीठ के पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, आपकी इन हरकतों का हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? बहू की यह बात सुनकर कोमल जी चुपचाप वैसी की वैसी लेटी रही। उनकी आंखें भीगी रही। आज उन्हें अपने पति की याद सता रही थी। सोचने लगी कि उनके रहते मजाल थी कि कोई भी मुझ पर उंगली उठा सकता था, और आज अपमान के ऐसे कड़वे घूंट पीने पर मैं मजबूर हो गई हूँ।
दिन बीतने लगे और करीब 1.5 माह बाद कोमल जी का प्लास्टर उतार दिया गया। अब वह फिर से पार्क में जाने लगी तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट भी वापस आने लगी। लेकिन बहू के ताने थे, शिकवे थे, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और बेटा, वो तो सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता था और इस तरह से बहू जो कह रही थी उस पे अपनी मूक सहमति जता रहा था। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन कोमल जी ने ठान ही लिया, बस अब और नहीं। जीवन की सांझ तो हो ही चुकी है और न जाने कब इस जीवन का अंत भी हो जाए। तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वह करना चाहती हूँ। बेटे बहू का मोह तो बहुत है, लेकिन अब इस मोह को छोड़ना होगा। एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया और सामने की बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। बेटे ने रोकना भी चाहा, बहू भी बोली कि ये आपको शोभा नहीं देगा, हमसे अलग वहां जाकर रहो। तो कोमल जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी उनकी बहू बोली, हाँ हाँ, पंख जो लगाए हैं अब आपके, अब तो आजाद घूमेंगी आप। बदले में कोमल जी गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा दी और फिर बोली, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरे करूंगी। उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया और अपने फ्लैट में रहने के लिए चली गई। उनकी इतनी पेंशन तो आती ही थी कि काम वाली बाई लगा सके और अपना खर्चा आसानी से निकाल पाए। अब कोमल जी अपनी जिंदगी सुकून से जी रही थी। उनका बेटा और पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाते थे, लेकिन बहू से इतना कष्ट भी न किया गया। अक्सर मदन लाल जी शाम की चाय उनके घर पर ही पीते थे। अक्सर पार्क के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके घर आते जाते रहते थे। अब कोमल जी स्वयं को आजाद महसूस करती थी। अपने अलग रहने की बात कमल जी ने अपनी बेटी को भी बता दी थी। सुनकर उसे पहले तो बड़ा दुख हुआ कि माँ को इस उम्र में अकेले रहना पड़ रहा है, लेकिन एक सुकून भी था कि अब उसकी माँ अपनी मर्जी से अपने जिंदगी जी पाएंगी। एक दिन कोमल जी हैरत में पड़ गई जब उन्होंने देखा कि दरवाजे पर उनका बेटा और बहू पोते के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने उन्हें आया देखा तो समझ में नहीं आया कि क्यों आए हैं। इससे पहले वह कुछ पूछती, तभी उनकी बहू तेजी से अंदर आई और बोली, माँ जी, कुछ शर्म हया बची है भी या नहीं आपको? पता है सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? आखिर आपके और मदन लाल जी के बीच में चल क्या रहा है? तभी कोमल जी बोली, बेटी, मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बाकी की बची हुई जिंदगी में हंसी खुशी से गुजारना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। और रही बात मदन लाल जी की, तो उन्होंने तो मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उनका बेटा बोला, लेकिन माँ, आप इन लोगों को जानती नहीं है। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर दूसरों को लूट ले जाते हैं, दूसरों को बदनाम भी करते हैं। बेटा, मैंने अपने ये बाल धूप में सफेद थोड़े ना किए हैं। और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा हो उसे दूसरे क्या लूटेंगे? तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है जो कोई लूट लेगा? उसी समय मदन लाल जी, जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे, घर के अंदर आ गए और उन्हें देखते ही कोमल जी के बेटा बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही वे उठकर बाहर जाने लगे, उसी समय मदन लाल जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम दोनों रुको थोड़ा। सुनो, शर्म कोमल जी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी का चरित्र मंथन करने से पहले तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते? अरे ये तो तुम्हारी माँ है, क्या तुम उनको जानते नहीं? तुम लोग जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ क्या करती है? जैसे ही मदन लाल जी ने कहा तो कोमल जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, परंतु वह रुकने वाले नहीं थे। बोले, पार्क में हर रोज सुबह और शाम को जब हम सब लोग बैठते हैं तो वहीं पास में ही सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते रहते। छोटी सी उम्र में वे गलत आदतों के शिकार हो रहे। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वे अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा सके। सरकारी स्कूल में जाना चाहते नहीं वे। तुम्हारी सासू माँ उन बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करना चाहती है। वो एक स्कूल खोलना चाहती है ताकि जितने भी गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके।
तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती है। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजनाएं बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से भी बात चल रही है जो हमारी इस काम में मदद करेंगे। तुम्हारी माँ का बरसों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। आज अपनी माँ के बारे में तुम लोगों के विचार सुनकर तो मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात है, अपनी माँ के लिए बेटे बहू की ये सोच भी हो सकती है। अरे बहू तो ठीक है, बेटा भी अपनी माँ को नहीं पहचानता क्या? क्या तुम अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? बताओ, जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे? कोमल जी के बेटा बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वे दोनों चुपचाप गुस्से में भरे हुए चले गए। आज मदन लाल जी भी गुस्से में थे तो कोमल जी बोली, चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीजिए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर मदन लाल जी मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी मेहनत रंग लाई है कोमल जी। एनजीओ की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए पास में ही एक बिल्डिंग मिल गई है। कोमल जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। जल्दी ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप भी दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। शुरू में स्कूल में केवल 20 ही बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ती गई। देखते ही देखते उनका यह स्कूल उनके आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बन गया। कोमल जी और उनके साथ काम करने वाले अन्य बुजुर्गों को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। एक दिन कोमल जी की बेटी उनके पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। जब वो भाई भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे मदन लाल जी के विषय में बताया। ये भी कहा कि वह माँ को समझाए, लेकिन बेटी को अपनी माँ में तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर तो फिर से मुस्कुराहट आ गई है। अपनी वृद्धावस्था को भी वह बड़ी खुशी से जी रही है और मदन लाल जी उसकी अच्छे से उसका पूरा सहयोग करते हैं। उन दोनों की दोस्ती स्वार्थ से परे थी और इस दुनिया की समझ से भी। अकेले बैठे हुए ये सब सोचते सोचते कोमल जी की बेटी की नज़र पास रखे अखबार पर गई तो उसमें छपी एक खबर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब बुढ़ापे में बच्चे ही साथ छोड़ दे तो अकेली माँ या अकेला पिता कहाँ जाए? वृद्धावस्था में अकेलेपन को मात देने के लिए 65 वर्ष के बुजुर्ग ने 63 वर्ष की महिला के साथ विवाह किया। अपनी गृहस्थी फिर से बसाकर वे दोनों बड़े खुश हैं। इस खबर को पढ़कर कोमल जी की बेटी के मन में भी एक विचार आया। जब मदन लाल जी कोमल जी के घर आए तो उसने अपनी माँ और मदन लाल जी के सामने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप दोनों के इस रिश्ते को यह दुनिया नहीं समझ पाई तो क्यों ना आपके इस रिश्ते को एक नाम ही दे दिया जाए। क्या आप दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनना पसंद करेंगे? तभी कोमल जी बोली, ये क्या बोल रही है तू? इस उम्र में क्यों हम पर दाग लगाना चाहती है? यह दुनिया क्या कहेगी? लेकिन उसकी बात सुनकर मदन लाल जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे। दिमाग में उनके बहुत कुछ चलता रहा। कोमल जी के गुस्से को देखकर उन्होंने कुछ न कहना ही सही समझा और अपने घर चले गए। फिर कोमल जी की बेटी ने उन्हें समझाया, माँ, अगर जीवन की राह में कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो साथ चलने में क्या नुकसान है, बताओ। कोमल जी सोचते सोचते अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई। उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। सोचने लगी कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन फिर अगले ही पल एक विचार आया कि मेरे पति भी तो यही चाहते थे कि मेरे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, मेरी आंखों में चैन रहे। मेरी आंखों में आंसू देखकर तो उन्हें भी चैन न मिलता होगा। और फिर अगर दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे ही दिया जाए तो दुनिया का मुंह भी तो बंद हो जाएगा। मदन लाल जी को भी इस रिश्ते से कोई हर्ज नहीं था। चिंता थी तो केवल इस बात की कि कोई उन दोनों पर उंगली न उठाए। लेकिन कोमल जी के बेटा बहू तक ये बात जब पहुंची तो वे दोनों ऐसे भड़के, वे दोनों इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थे। सोसाइटी में हर कोई उनके बारे में ही बातें कर रहा था। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई कानाफूसी भी कर रहा था। 2 दिन बीते तो अचानक ही मीडिया वाले कोमल जी के स्कूल के बाहर पहुंच गए और उनसे उनके इस रिश्ते के बारे में सवाल करने लगे।
लेकिन कोमल जी हैरान थी कि उन तक यह खबर कैसे पहुंची। और उधर कोमल जी की बहू, वो पीछे खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, बड़ी आई हिम्मत दिखाने वाली, अब पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। चारों तरफ जैसे हंगामा सा हो गया। लेकिन कोमल जी ने सोच लिया था कि आज वह चुप नहीं रहेंगी। जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या यह सच है कि इस उम्र में आप मदन लाल जी से शादी करने जा रही हैं, अपने स्कूल के बच्चों को क्या आप यही शिक्षा देने चली हैं? कोमल जी ने खुद को मजबूत बनाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। पर इसके लिए मजबूर करने वाला कौन है? यही समाज तो है, आप ही लोग हैं। हमारी शादी करने का मकसद केवल अपना अकेलापन बांटना है, वो अकेलापन जो आज के समाज ने हमें दिया है, तुम सब लोगों ने दिया है। अरे हम लोग तो वृक्ष के सूखे हुए पत्ते हैं जो कब झड़ जाएंगे नहीं मालूम। लेकिन जब तक वृक्ष से जुड़े हैं तब तक खाद और पानी की आवश्यकता तो हमें भी है। किसी से हंसना बोलना हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, तो यह भी तो समाज को रास नहीं आता है। तभी मदन लाल जी भी आ गए और कोमल जी का हाथ थामते हुए बोले, शादी करने का फैसला भी हमने इसीलिए लिया है ताकि समाज के सामने हमारे रिश्ते पर एक मुहर लग जाए और किसी को हमारा हंसना और बोलना अखरे नहीं। अब भी यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलो। तभी भीड़ में से तालियों की आवाजें आने लगी। ये तालियां कोमल जी और मदन लाल जी के बुजुर्ग साथी लोग बजा रहे थे। देखते ही देखते पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सब उनके साहस की सराहना कर रहे थे। मित्रों, वो दिन गए जब घर में बूढ़े लोग घर की छाया कहलाते थे। अब तो बूढ़े लोगों को वाकई हर घर में अकेलापन ही भुगतना पड़ता है। इसके लिए कई परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। ये जरूरी नहीं कि घर में सब लोग उनकी अवहेलना ही करते हो। हर घर की परिस्थिति अलग होती है। लेकिन ये बात है सच कि बुढ़ापे में आजकल लोगों को अकेलापन तो भुगतना ही पड़ता है। मित्रों, बताइए आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन बहुत अच्छे से बीते।